जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना आना जिंदगी जिंदगी। आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए, आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए। जिंदगी जिंदगी। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है हेल्थ यानी स्वास्थ्य का पिंक रंग। मैं हूं आपकी आवाज का दोस्त आलोक कुमार और हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, यह कार्यक्रम एक ऐसा मंच है जहां बात होती है सिर्फ शब्दों की नहीं, बल्कि जागरूकता, सेहत और बदलाव की भी होती है। आज का हमारा विषय है महिलाओं का स्वास्थ्य, क्योंकि कहा जाता है जब एक महिला स्वस्थ होती है तो पूरा परिवार स्वस्थ होता है। और आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक ऐसी ही प्रेरणादायक शख्सियत जिन्होंने हजारों महिलाओं तक पहुंचकर उन्हें न सिर्फ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की भी राह दिखाई। जी हाँ, हमारे साथ हैं शिवांगी सक्सेना, एक अनुभवी इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर प्रैक्टिशनर, डाइटिशियन और विमेन हेल्थ अवेयरनेस एक्टिविस्ट। 5000 से ज्यादा महिलाओं तक अपनी पहुंच बनाकर और कोविड जैसे मुश्किल दौर में भी लगातार जागरूकता फैलाते हुए इन्होंने सच में है एक मिसाल कायम की है। तो आइए शुरू करते हैं ये खास बातचीत, और जहां जानेंगे उनके काम के बारे में, और सबसे जरूरी हम अपनी सेहत को कैसे बेहतर बना सकते हैं। शिवांगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच आलोक जी, मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए, और अपने सारे ही श्रोताओं को मैं मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए शिवांगी जी, शुरुआत करते हैं। बिल्कुल आराम से बैठ जाइए, कंफर्टेबल हो जाइए, और हम शुरुआत से ही शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपकी जिंदगी अर्ली लाइफ कैसे रही, कुछ बचपन के बारे में बताइए, कुछ स्कूलिंग के बारे में बताइए। कैसी आप स्टूडेंट थी, शैतान थी या सोबर थी, कुछ बताइए इसके बारे में। कहाँ शुरुआत हुई आपकी? मैं अगर अपने बचपन की बात करूं तो मैं बहुत ही साधारण परिवार से मेरा ताल्लुक रहा है। एक मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ था, और फादर मेरे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं, और इसी वजह से अलग अलग शहरों में मेरी एजुकेशन रही। बॉर्न एंड बॉट अप वैसे राजस्थान में हूँ, सवाई माधोपुर जिले में मेरा जन्म हुआ था। जी जी। स्कूलिंग, मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन अगर बोलूं तो मेरी कॉन्वेंट स्कूल सोफिया से रही है, कोटा राजस्थान। अच्छा, कोटा से पढ़ी है आप? ओके। हाँ जी, कुछ एजुकेशन मेरी फिर जयपुर में भी रही। उसके बाद फिर फादर की पोस्टिंग की वजह से हम लोग हरियाणा शिफ्ट हो गए थे, पंजाब हरियाणा का बॉर्डर, अंबाला कैंट कैंटोनमेंट सिटी है पूरी। और एयरफोर्स स्कूल में मेरा मतलब जो आगे की एजुकेशन रही वो मैं एयरफोर्स स्कूल से पास आउट हूँ। उसके बाद काफी सारी ऐसी यादें हैं बचपन से जुड़ी हुई, क्योंकि वैसे मैं बहुत ज्यादा शाय पर्सन रही हूँ अपने बचपन में, बहुत इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन रही हूँ। तो बहुत ज्यादा ऐसा फ्रेंड सर्कल नहीं रहा। जो फ्रेंड्स थे स्कूल में बने, अलग अलग स्कूल्स में पढ़ी, तो अलग अलग सिटीज में और अलग अलग स्कूल्स के फ्रेंड्स मेरे रहे हैं। साथ में उस टाइम पे मतलब बचपन में, जैसे आज के टाइम में तो बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल फ्रेंडली हैं, गैजेट फ्रेंडली हैं। तो हमारे टाइम पे तो ये सब चीजें नहीं होती थी। फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी हमारे बचपन में। सतोलिया खेलना, कबड्डी, खो खो, ये सारी चीजें, साइकिलिंग करना, ये सारी चीजें बहुत इन्वॉल्व रही मेरे बचपन में। और कल्चरल इवेंट्स में बहुत पार्टिसिपेशन रहा है मेरा, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं म्यूजिक में ही थे हमेशा। मदर, फादर, इवन ग्रैंड पेरेंट्स भी पैटर्नल साइड से, मैटरनल साइड से, दोनों ही, मतलब नाना जी के परिवार से भी और दादाजी के परिवार से भी म्यूजिक जो है वो ब्लड में रहा है। तो काफी सारे कल्चरल इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया।
यही थोड़ी सी यादें हैं जो जिनके सहारे अभी तक की लाइफ मेरी बहुत अच्छी चल रही है। दैट्स वंडरफुल। तो ये जान के तो बहुत ही अच्छा लगा, आपके पेरेंट्स भी बिल्कुल म्यूजिक के दीवाने हैं और बिल्कुल उसमें दिलचस्पी है उनकी। तो चलिए, आपका भी म्यूजिक से थोड़ा बहुत तो कनेक्शन होगा। अच्छा, आप ये बताइए कि फैमिली बैकग्राउंड में कोई हेल्थ या मेडिकल फील्ड से भी कोई कनेक्शन रहा है आप लोगों का, या सिर्फ आपने ही शुरुआत की? नहीं, मेडिकल फील्ड में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं रहा, या फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं रहा कि मेडिकल से कोई मतलब कनेक्शन रहा हो। फर्स्ट पर्सन मैं ही थी जो इस ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स में अपने आप को लेकर के आई। तो ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ आपका इंक्लिनेशन कैसे हुआ, इससे जुड़ाव कैसे हुआ, ये कैसे डेवलप हुआ आपका? इसकी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जो मेरे से ही रिलेट करती है। ओके। क्योंकि हाँ, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति जो है उसका रुझान, मतलब मैं खुद बहुत अनहेल्दी पर्सन रही इस इनिशियल स्टेज में, इनिशियल स्टार्टिंग डेज में। मतलब मेरा बचपन में भी मैं कुछ ना कुछ बीमारी चलती रहती थी, एलर्जिक, कोल्ड एलर्जिक मैं रही हूँ। उसके बाद धीरे धीरे, मतलब जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो रही थी उसी टाइम पे मेरी एंगेजमेंट हुई, एंड फ्यू मंथ्स बिफोर माय मैरिज I was diagnosed with a tumor in pituitary gland. अरे अच्छा। तो वो मतलब एक ऐसा पॉइंट था मेरी लाइफ में, एक ऐसी टर्निंग स्थिति थी जो कि मतलब शादी से पहले आप समझ सकते हैं एक लड़की के लिए ये डायग्नोस होना कि ट्यूमर है ब्रेन में। और जब एलोपैथी में हमने कंसल्ट किया, पेरेंट्स को भी टेंशन कि कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो गए, शादी में 2-3 महीने रह गए हैं और ये बात निकल के आई है कि भाई ट्यूमर है। और जब कंसल्टेशन हुआ डॉक्टर्स के साथ में, देन दे सजेस्टेड कि आप तो सर्जरी कराएं, एकमात्र इसका इलाज है सर्जरी। पर अब ऐसी सिचुएशन, मतलब सर्जरी जो थी वो भी नॉर्मल सर्जरी नहीं थी। सर्जरी के जो आफ्टर इफेक्ट्स थे, मतलब साइड इफेक्ट्स हम उसको कहेंगे, वो बहुत ही ज्यादा मतलब खौफनाक थे, बहुत डेंजरस थे वो। पहला था कि मैं अपनी विजन हमेशा के लिए लूज कर जाती, मैं कभी देख नहीं सकती थी आफ्टर सर्जरी। और सेकंड जो मेरा मतलब चैलेंजिंग फेज था आफ्टर सर्जरी, वो था कि मैं कभी कंसीव नहीं कर पाऊंगी। तो दोनों ही मतलब चीजें ऐसी थी कि अगर मैं सर्जरी कराती हूँ तो भी प्रॉब्लम है, और नहीं कराती हूँ तो प्रॉब्लम फेस कर ही रही हूँ मैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सपोर्टिव मेरे हस्बैंड रहे, जिन्होंने मतलब जब मैंने उनके साथ में ये सारी चीजें डिस्कस करी कि भाई ये सिचुएशन है तो अब क्या करना चाहिए, आप शादी करने के लिए राजी हैं तो ठीक है, नहीं तो मतलब बाद में ऐसी कोई सिचुएशन ना खड़ी हो कि भाई मेरे पेरेंट्स के ऊपर या मेरे ऊपर कोई ब्लेम आए कि भाई मैंने आपको अप्राइज किया सिचुएशन से, या मैंने छुपा के शादी कर ली। तो वो चीजें मैं टॉलरेट नहीं करूंगी, क्योंकि बीइंग ए इंडियन गर्ल कोई भी लड़की अपने पेरेंट्स के ऊपर देखिए बात नहीं लेना चाहती है। तो बस फिर हस्बैंड सपोर्टिव थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बोले जैसे जा रहा है, बोले जो डॉक्टर्स कह रहे हैं वो चीज चलने दो, जो उन्होंने बोला है अंडर ऑब्जर्वेशन में रहने के लिए जितना भी है वो हम एज इट इज रखेंगे, बोले बाद की बाद में देखेंगे। बोले अभी तो एंजॉय करो, शादी की शॉपिंग सब कुछ अच्छे से होने दो। तो बस अंडर ऑब्जर्वेशन रही डॉक्टर्स की, शादी हो गई। उसके बाद बहुत ज्यादा मतलब मैं कहूंगी कि आई वॉज वेरी लकी कि मेरे डॉक्टर्स भी बहुत सपोर्टिव थे इन सब चीजों को लेकर के। दे टोल्ड मी कि आप बिल्कुल अच्छे से कंसीव करो, एक आपका हेल्दी बेबी हो जाए, उसके बाद हम फर्दर ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे। तो वो मेरी जो 13 इयर्स की जर्नी थी वो बहुत स्ट्रगलिंग रही है हेल्थ को लेकर के। अब जब हम इतनी बड़ी हेल्थ इशू को फेस कर रहे होते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि हम लोग कुछ ना कुछ सर्च करते हैं कि कुछ ऐसी चीज हमें मिल जाए जिससे कि हम ठीक हो जाए और हमें ऑपरेशन भी ना कराना पड़े। तो साथ के साथ मेरा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी चला, उससे भी काफी रिलीफ था। पर एक कहीं ना कहीं साथ में टेंशन थी कि यार जब भी, क्योंकि डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ था, बोला हुआ था कि जैसे ही आपका ब्लर विजन हो या थोड़ी सी भी आपको देखने में प्रॉब्लम आए तो यू शुड इमीडिएटली गेट बैक टू अस, तो उस समय हमें आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो वो एक जो मेंटल स्ट्रेस था, मेंटल प्रेशर था, वो मेरे साथ चल ही रहा था। उसी टाइम फिर ये ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स का, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का पता चला।
फिर चलिए। सोचा जब इतनी सारी चीजें ट्राई करिए, क्योंकि उस टाइम एडवाइजेस भी बहुत सारे लोग देते हैं, ये ट्राई कर लो, वो ट्राई कर लो, ऐसा कर सही लो। बात, सही बात तो है। सही होने के लिए हम कुछ ना कुछ ट्राई करते ही रहते हैं। तो इसीलिए फिर मन में कहीं न कहीं था कि जब इतनी सारी चीज़ें ट्राई करी हैं, तो व्हाई नॉट गो फॉर अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स आल्सो। ओके। तो फिर ये एक 360 डिग्री चेंज था मेरी लाइफ में, ये टर्निंग पॉइंट रहा है मेरी लाइफ में। बिकॉज़ उससे पहले मैं एजुकेशन सेक्टर में थी, 8 इयर्स मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है। हुँ। तो कभी सोचा नहीं था कि मैं मेडिकल फील्ड में भी जा सकती हूँ, क्योंकि कभी माइंड में आई ही नहीं थी ये चीज़ें। और जब ओके। खुद सफ़र होते हैं, तो कहीं न कहीं से जब हमें अपॉर्च्युनिटी ऐसी मिल जाती है कि जिससे हम ठीक हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ, हम दूसरों के लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो तो ये छोटा-सा इस पॉइंट से आपका अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ जुड़ाव शुरू हुआ। जी, ओके, बिल्कुल। वंडरफुल। चलिए और आगे बातचीत करते हैं। लेकिन जो आपने मुझे अपनी ये सारी बात सुनाई है, ये तो बहुत ही ज़्यादा टचिंग भी है और करेजस भी है। तो मैं आपके पति ने जो हिम्मत दिखाई उस स्थिति की मैं कल्पना कर सकता हूँ कि कैसा एक सिचुएशन रही होगी। उन्होंने जिस तरह से आपको सपोर्ट किया है, तो उनके नाम में रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं और फिर आगे बातचीत को जारी रखते हैं। जी, क्योंकि बिल्कुल। बहुत इम्प्रेस्ड है कि उन्होंने जिस तरह आपको सपोर्ट किया आगे की लाइफ पे और उस जंक्शन पे। नहीं तो कोई भी और होता, वो कहता चलो भाई कोई बात नहीं है, रहने दो इसको। तो बहुत बड़ी बात है। चलिए एक गाना सुनते हैं, फिर आगे बातचीत को जारी करते हैं। जी। पल भर ठहर जाओ, दिल ये
हाँ, तो शिवांगी जी, अब हम थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में, फिर आपका ये कैरियर बना, किस तरह बना, इसके बारे में बातचीत करते हैं। आपने स्पेसिफिकली ये इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर फील्ड में ही क्यों चूज किया? ये कब से शुरुआत हुई आपकी? इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए, ये कैसे आपकी शुरुआत हुई? ये 2019 में जब मुझे इस चीज के बारे में पता चला, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स के बारे में, जी। तो मुझे भी मतलब कहीं ना कहीं तो देखिए डाउट रहता है मन में कि पता नहीं वर्क करेगा कि नहीं करेगा। सही बात है, तो बिल्कुल। सबसे पहले अपने ऊपर ट्राई करना शुरू किया। 2019 में मैं इन सब चीजों से इंट्रोड्यूस हुई थी, और उस तब तक मतलब एवरी ईयर आई हैव टू गो फॉर MRI स्कैन्स एंड ब्लड टेस्ट, ये सारी चीजें मेरी चलती रहती थी। एवरी 6 मंथ्स पे स्क्रीनिंग होती थी, ब्लड टेस्ट वगैरह होते थे, और मतलब चल ही रहा था। साथ में ये थेरेपीज मैंने स्टार्ट करी। तो थेरेपीज का, हालांकि इन थेरेपीज का क्योंकि रिजल्ट थोड़ा सा डिले होता है, ऐसा नहीं है कि हमने आज थेरेपी ली और अभी हमको रिलीफ आ जाएगा। सही तो बात। पेशेंस भी रखना बहुत पड़ता है हमें इसमें। तो जब यही था कि पेशेंस रखते रखते आफ्टर 15-20 डेज मुझे थोड़ा थोड़ा सा रिलीफ आना शुरू हुआ। फिर मैंने इसको कंटिन्यूअस करना शुरू किया। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं हमें इसमें फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो प्रोटोकॉल्स फॉलो किए। फिर जब स्कैन्स वगैरह हुए तो उसमें सारी चीजें मेरी नॉर्मल थी, एंड माय डॉक्टर वाज सरप्राइज्ड। अच्छा। बोले जहाँ बोले इतने सालों का मतलब 17 इयर्स ऑफ हिज एक्सपीरियंस, उन्होंने बोला इट वाज अ मिरेकल, कि बोले ऐसा ओके। मैंने कभी देखा नहीं कि बिना ऑपरेशन के ट्यूमर ठीक हो जाए पिट्यूटरी का। अरे तो बोले अच्छी अच्छा। बात है कि बोले ये चीज हुई। और क्योंकि उन्होंने मुझे कभी बाउंड नहीं किया कि आप इस ट्रीटमेंट में ही रहो, एलोपैथिक में ही ओके। रहो, आप किसी अच्छा। और ट्रीटमेंट को फॉलो ना करो। उन्होंने बोला कि भाई हमें ठीक करना है इस चीज को, तो चाहे वो एलोपैथी से ठीक हो, चाहे होम्योपैथिक में ठीक हो, चाहे किसी और चीज से ठीक हो, पर बिना ऑपरेशन के अगर ठीक हो जाती है तो इट्स अ वंडरफुल थिंग। ओके। तो ओके। बस उसी तरीके से इसमें थोड़ा थोड़ा इंक्लिनेशन आता गया कि भाई हाँ ठीक है, मैं ठीक हो रही हूँ। फिर जब 100% मुझे रिजल्ट मिला, फिर मैंने इस चीज को एज अ चैलेंज लिया कि नाउ आई विल स्टार्ट फर्दर स्टडिंग फॉर दिस फील्ड। और फिर धीरे धीरे मतलब चीजें शुरू होती गई। वंडरफुल। आपकी तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और इंस्पायरिंग भी है। और आपका जो ट्यूमर इससे ठीक हो गया, अब तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। देखिए श्रोताओं, बहुत बहुत दिलचस्प बातचीत हो रही है शिवांगी सक्सेना के साथ में, और वो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं। अब तो शिवांगी जी, आप मुझे ये बताइए एक लिसनर्स के लिए सिंपल लैंग्वेज में कि एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है? कुछ इसके बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल में बताइए। जी, देखिए एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर तो बहुत ही मतलब ट्रेडिशनल वे है। ओके। उसके बाद आया इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर, और मैं जिस फील्ड में काम कर रही हूँ वो है इसका भी एडवांस्ड वर्जन। ओके। मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थेरेपीज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। एक्यूप्रेशर में तो देखिए जो ट्रेडिशनल वे रहता है कि वी जस्ट प्रेस द एक्यू पॉइंट्स बाय हैंड्स, या उसको मतलब प्रेशर देना थंब से, फिंगर टिप से, ठीक है, सर्कुलर मोशन में मसाज करना 1-2 मिनट तक। उसमें एक्यूरेसी की भी प्रॉब्लम रहती है कि कई बार पॉइंट्स, क्योंकि एक्यू पॉइंट्स जो होते हैं हमारे बहुत थिन मेरिडियंस होते हैं जो कि इनविजिबल होते हैं, पता भी नहीं चलते, बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है। ओके। तो वो भी, हाँ वो भी, उसमें भी रिजल्ट मतलब पेन रिलीफ के लिए इट्स गुड, पर उसमें भी आपको मतलब प्रॉपर एक्यू पॉइंट्स पता होने चाहिए, तभी आप उसको फॉलो कर पाते हैं। फिर बात करते हैं हम एक्यूपंक्चर की, तो ये भी एक ट्रेडिशनल वे है जिसमें कि हम नीडल्स को इंसर्ट करते हैं अपने बॉडी में। तो वो भी हमारे जो एग्जैक्ट जो पियर्सिंग होती है नीडल्स की, वो एप्रोप्रिएट एक्यू पॉइंट पे होनी चाहिए। ओके। अगर वो नहीं हो रही है तो कई बार हमें मतलब रिलीफ नहीं आता। इवन पेशेंट्स जो होते हैं इससे डरते भी हैं, क्योंकि सुई चुभने का जो एक एहसास होता है वो ही बड़ा मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार सुई चुभेगी, मुझे दर्द होगा, पेनफुल होता है वो। कई बार पेशेंट्स उसको प्रेफर नहीं करते कि नहीं यार सुई, और फिर वो मतलब इंसर्ट करके रखनी पड़ती है काफी लंबे समय तक।
ओके। तो पेशेंट बाउंड हो जाता है कि अपने रोजमर्रा के काम करने में दिक्कतें आती हैं। और अगर प्रॉपर इंसर्शन नहीं हुआ नीडल का, फिर कई बार नीडल से इन्फेक्शन होने के चांसेस हालांकि कम ओहो, होते हैं, अच्छा, पर कई बार हाँ, हो जाते हैं, तो उससे भी घबराहट होती है पेशेंट्स को। जी, तो इसलिए ये वाला ट्रीटमेंट भी मतलब इतना सक्सेसफुल नहीं है, ओके, क्योंकि तरजीह तो हमारे देश में एलोपैथिक ट्रीटमेंट को ही दी जाती है कि कुछ भी हुआ तो फटाफट से पेन किलर खा लिया या फिर डॉक्टर को दिखा दिया फटाफट से कि भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है, सिम्टम उन्होंने नोट किया और आपको मेडिकेट कर दिया। तो इन सब चीजों का जो है लोगों में अभी भी इतनी अवेयरनेस नहीं है। फिर इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर जो है वो एक्यूपंक्चर का ही थोड़ा एडवांस वर्जन है। ओके, इसमें क्या करते हैं कि जो आपका जो नीडल हम पियर्स करते हैं, जो हमारे बॉडी में जो नीडल्स मतलब इंसर्ट की जाती हैं, उसको हम उन नीडल्स में इलेक्ट्रोड्स के थ्रू जो है इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। अच्छा, ओके, इसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज चाहिए होता है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो बैलेंस होना चाहिए। ज्यादा हो गया तो पेशेंट वैसे ही नहीं आएगा आपके पास में, और कम हुआ तो उसको रिलीफ नहीं आएगा। पेन रिलीफ के लिए ये भी एक अच्छा तरीका है। ओके, पर मैं जिस चीज में डील करती हूँ दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थेरेपी। इसमें ओके, हम दिस इज अ नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट। इसमें कोई हम अच्छा, लोग नीडल्स को पियर्स नहीं करते, ना हम इसमें मतलब मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं, बट कोई मैग्नेट यूज नहीं करते। मीन्स अच्छा, आपके सिंपल एक हाथ के थ्रू, लेफ्ट हैंड के थ्रू, लेफ्ट पाम के थ्रू आप अपना पूरा होल बॉडी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अच्छा, पेनलेस ट्रीटमेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसमें क्रिएट किया जाता है, ब्लड को मैग्नेटाइज किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास होता है प्रोब के थ्रू। वो आपके चैनल्स को पहले हम लोग जो हमारा डिवाइस हम लोग यूज करते हैं दैट इज वेरी फ्रेंडली। मीन्स अगर 8-10 साल का बच्चा भी है ना, वो भी उस डिवाइस को यूज कर सकता है। बहुत अरे, कॉम्पैक्ट साइज का होता है, बहुत ही छोटा सा पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस है। और जो इसमें मतलब फर्दर जाना चाहते हैं तो वो इसमें एक्सपर्टाइज होने के लिए हम लोग कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं सर्टिफिकेशन के साथ में, तो वो हमारे साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। बाकी डिटेक्ट भी हम लोग जो कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें एलोपैथी में जिसका कोई क्योर नहीं होता, या कह ओके, देते हैं कि सिर्फ सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन है हमारे पास में, जैसा कि मेरे केस में था। तो ऐसी बीमारियां भी हम डिटेक्ट करते हैं, रूट कॉज फाइंड आउट करते हैं। हमारा बेसिक प्रिंसिपल जो होता है दैट इज टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, कि वो ओके, कहाँ से स्टार्ट हुई, एंड देन वी वर्क फॉर द रूट कॉज। जब बीमारी को जड़ से खत्म किया जाता है तो बीमारी लौट के भी नहीं आती है। तो इसमें क्या कोई डिवाइस होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिससे क्रिएट होती है, वो डिवाइस होती है, उसको आप बॉडी से कनेक्ट करते हैं, क्या करते हैं? जी जी बिल्कुल, इसको हम बॉडी से कनेक्ट करते हैं। एक पैच के थ्रू, इलेक्ट्रोड के थ्रू, हमारे हाथ पे ही इलेक्ट्रोड लगाया जाता है और प्रोब के थ्रू हम अपने हैंड से ही डिटेक्ट करते हैं कि हमें क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है। अच्छा, जब प्रॉब्लम हमें डिटेक्ट हो जाती है तो उसके बाद फिर हम उसको सिम्टोमेटिक तो रिलीफ देते ही हैं, फिर हम उसका रूट कॉज स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी। हमारा ट्रीटमेंट ऑल्दो थोड़ा सा लंबा होता है कंपैरेटिव टू दिस एलोपैथिक ट्रीटमेंट, क्योंकि रूट कॉज फाइंड करके, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे कोई किसी को लिवर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो लिवर की वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज डेवलप हो जाते हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। अब पेशेंट जब हमारे पास में आता है तो वो अपनी एलोपैथिक रिपोर्ट्स लेके आता है जिसमें कि उसकी सारी चीजें नॉर्मल होती हैं, पर जब हम डिटेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम्स उसको डिटेक्ट हो रहे होते हैं कि हाँ ये भी है। जब उनसे क्वेश्चनिंग होती है तो बोलते हैं हाँ हाँ ये भी हमें प्रॉब्लम हुई थी, ऐसा सिम्टम भी हमें आया था। तो उसके बाद में हमारी फर्दर हिस्ट्री टेकिंग शुरू होती है। फिर हम लोग धीरे धीरे उसकी जड़ पे पहुंचते हैं कि हाँ यहाँ से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, तो पहले उस रूट कॉज को क्योर करना शुरू करते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, फिर हमारी ये जो क्योर की जो जर्नी है वो कंप्लीट होती है। तो उसमें 3 to 6 months लग जाते हैं। अच्छा,
चलिए, तो यहाँ रुक के हम एक शिवांगी जी गाना सुन लेते हैं, क्योंकि ये जी, तो आपने काफी टेक्निकल, खैर मैं ये जानना चाहूंगा, बाद में बताइए कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या होता है, कोई मेडिसिन वगैरह देते हैं या इसी के थ्रू करते हैं? चलिए पहले एक गाना सुन लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। जी। तुम आई तो आया मुझे यार, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। ये नैना बिन काजल तरसे, 12 महीने बादल बरसे, सुनी रब ने मेरी फरियाद, सुनी रब ने मेरी फरियाद, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। आज की रात जो मैं सो जाती, खुलती आँख सुबह हो जाती, मैं तो हो जाती बस बर्बाद, मैं हो जाती बस बर्बाद, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। मैंने तुमको आते देखा, अपनी जान को जाते देखा, जाने फिर क्या हुआ नहीं यार, जाने फिर क्या हुआ नहीं यार, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। हाँ शिवांगी जी, तो आप कैंसर अवेयरनेस के मिशन पे भी काम कर रही हैं।
आपने विमेन में कैंसर अवेयरनेस का मिशन कैसे स्टार्ट किया, क्यों आप इससे जुड़ी, कुछ इसके बारे में बताइए, कैसे ये सब हुआ? ये जो मिशन मैंने स्टार्ट किया, इसमें भी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी खुद की हेल्थ रही है। ओके। मीन्स मेरे को कुछ गायनोकोलॉजिकल इश्यूज थे जिनसे मैं सफर कर रही थी, अच्छा। और मीन्स एक विशियस सर्कल बना हुआ था कि एवरी मंथ आई हैव टू विजिट अ गायनी, और अच्छा। वो मेडिसिन्स दे देते थे उसके बाद में वही एवरी मंथ, मतलब 9 to 10 मंथ्स मेरे साथ ऐसे ही रहा कि डॉक्टर के पास जाना है, मेडिसिन लेनी है, फिर नेक्स्ट मंथ फिर जाना है। पीरियड रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे मुझे, तो वो मतलब कहीं ना कहीं पहले तो ये चीज ट्यूमर वाला प्रॉब्लम, उसके साथ में ये भी डेवलप हो गया, तो मतलब जो मेंटल प्रेशर था मेरा, और थोड़ा डिप्रेशन सा भी होने लग गया था कि भाई एकदम से हेल्थ इश्यूज इतने हो गए थे, प्लस फैमिली, क्योंकि बच्चे भी छोटे थे उस टाइम पे, तो बच्चों को मैनेज करना, इन लॉज साथ में रहते थे तो इन लॉज को मैनेज करना, मैं खुद वर्किंग थी तो मुझे अपनी जॉब भी मैनेज करनी होती थी, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो वंस आई वाज इंट्रोड्यूस्ड विद द सैनिटरी पैड, ओके, ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड, तो उस मतलब वो मैं बोलूंगी 2020 जनवरी का टाइम था व्हेन आई वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड विद दिस ऑर्गेनिक सैनिटरी नैपकिन, एंड दैट वाज द मतलब इन December 19 आई हैव बीन विजिटेड विद द गायनी, उसके बाद आई थिंक नेवर विजिटेड द गायनोकोलॉजिस्ट। अच्छा, और these issues। तो वहीं से ये क्लिकिंग पॉइंट आया कि यार जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ, क्योंकि उससे पहले तक मतलब मैंने कभी खुल के, क्योंकि हमें पता है हम आज भी ऐसे ही समाज का हिस्सा है जहाँ इन सब चीजों के ऊपर खुल के बातचीत नहीं होती। तो मैं खुद भी ऐसी ही थी, मैंने भी कभी खुल के कभी अपनी मदर से शायद इन सब चीजों को डिस्कस नहीं किया होगा, या डॉक्टर से डिस्कस करने में भी थोड़ी सी एक हेजिटेशन फील होता था। तो जब खुद के ऊपर बात आती है और खुद सफरर होते हैं, जब खुद प्रॉब्लम को फेस करते हैं, तो हमारी सारी जो हेजिटेशंस होती हैं या जो शाइनेस होती है वो शायद ओपन हो जाती है। तो सबसे पहले अपनी गायनी को मैंने इस चीज के बारे में बताया, तो शी वाज आल्सो सरप्राइज्ड कि यार ऐसा भी होता है क्या। अच्छा, मैंने कहा भाई मेरे साथ में हुआ है प्रैक्टिकली। तो फिर बोले बताना क्या चीज है, उन्होंने भी यूज करी, उनको भी बहुत अच्छा लगा कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। बोले हम लोग भी बहुत परेशान रहते हैं, बोले बीइंग गायनीज, बोले हमारे पास में ऐसे कोई ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस नहीं होते कि हम इससे क्योर कर सके, बोले हम लोग भी परेशान रहते हैं। तो फिर धीरे धीरे ये सिलसिला चालू हुआ। तो ये पहले सबसे पहले जो मेरे कांटेक्ट में फीमेल्स थी, उन्हीं के साथ में जो फ्रेंड्स वगैरह थी उन्हीं से स्टार्ट किया। तो पता चला कि भाई मैं ही अकेली नहीं हूँ, जिस फीमेल से बात करो सबको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम रहती है, सबको ये मतलब जो पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है हमारी, वो सारा मतलब सभी को प्रॉब्लम है, नॉट इवन अ सिंगल, या हम कहें कि 100 में से 1-2 महिलाओं को होगी। 100 महिलाओं को अगर आप बिठाएंगे तो 95 महिलाएं आपको ऐसी मिलेंगी जिनको कोई ना कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, जो पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। वो बस धीरे धीरे कहते हैं कि जब 1 से बात हुई, 2 से बात हुई, तो अपने आप ये चीजें लोग मतलब लेडीज मेरे साथ खुद ही महिलाएं जुड़ती गई, सेशंस हम लोग कंडक्ट करते थे, और कई बार तो स्कूल्स और हॉस्पिटल से इनविटेशन आते थे खुद से कि भाई आप आए हमारे यहाँ ये सेमिनार कंडक्ट करें। तो फिर एक इनिशिएटिव लिया थोड़ा सा, और धीरे धीरे ये कारवां स्टार्ट हुआ, और करते करते मुझे खुद भी नहीं पता चला कि मैं इस लेवल पे कब आ गई। दैट्स वंडरफुल। आप तो एक मिशन की तरह काम कर रहे हो, और सबके आई मीन यू हैव गॉन थ्रू द होल ट्रॉमा, लेकिन उससे आपने ये निकाला, बहुत बड़ी बात है, और इस चीज को आगे लेके आप बढ़ रही हैं। तो अब ये बताइए कि जैसे आपके एक्स में विमेन में सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर कौन सा होता है, ये किस तरह से, क्या है इसके बारे में? कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन है फीमेल्स में। ओके। और उसके बाद में सर्वाइकल कैंसर, देन ओवरियन कैंसर। ये 3 ऐसे कैंसर्स हैं जो मतलब मालूम भी नहीं चलते और डेवलप हो जाते हैं। वैसे तो कैंसर खुद ही एक ऐसी बीमारी है कि हमारे बॉडी में डेवलप हो जाती है और हमें पता नहीं चलती, सालों तक पनपती रहती है, हमेशा तीसरी या चौथी स्टेज पे। और अब तो खैर लोग काफी ज्यादा अवेयर हो चुके हैं
जब मैंने इस चीज को स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। कई बार तो बीइंग फीमेल्स ही कह देते थे, और अच्छे-अच्छे मतलब मैंने फैमिलीज की फीमेल्स को ये बोलते हुए सुना है कि नहीं, हमें जरूरत नहीं है इस चीज की, हम बिल्कुल ठीक है। ओके। और उसके बाद में जब वो लोग सेशंस अटेंड करते हैं तो उसके बाद में बोलते हैं कि नहीं, अगर हमने इसको मिस किया होता तो शायद हम आज बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे होते। अच्छा, तो अभी भी जो मतलब ये हाँ, अवेयरनेस है महिलाओं के बीच में, ये बहुत ही कम परसेंटेज है। बहुत कम फीमेल्स इस पे ओपनली बात करती हैं। तो इसीलिए इस मिशन को मुझे आगे ले जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ा चैलेंजिंग रहा, पर मजा बहुत आया, क्योंकि मैं पैन इंडिया काम कर रही हूँ अपने मिशन को लेकर के। तो अच्छा। मेरी ट्रैवलिंग भी काफी होती है, बहुत सारे सिटीज और स्टेट्स में मैं काम कर रही हूँ। बहुत सारी महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, इवन डॉक्टर्स भी हैं मेरे साथ में जो मेरे इस मिशन अच्छा। को आगे बढ़ा रही हैं। जी। तो कोई 2-4 टिप्स आप दे सकते हैं कि बेसिक साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर इस तरह का महिलाओं को कोई कैंसर की प्रॉब्लम है तो उनकी क्या, ऐसा कुछ बता सकती हैं? जी, बिल्कुल। देखिए, बेसिक सिम्पटम्स जो होते हैं, जैसे अगर हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर की, तो एक फीमेल जो है अपना सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकती है। ओके। क्योंकि जब हम स्नान के लिए जाते हैं, तो आप अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन कर सकते हैं। आपको उसमें अगर कुछ भी अनयूजुअल लग रहा है, जैसे सपोज करिए कि कई बार हमें लगता है कि कुछ लम्प्स वगैरह हमें ब्रेस्ट में फील हो रहे हैं, तो उसको नजरअंदाज ना करें। या फिर शेप और साइज में आपको अगर लग रहा है कि हाँ, कुछ डिफरेंस है, या जैसे दोनों ब्रेस्ट में अगर साइज में चेंज आया है, शेप में चेंज आया है, तो आप इमीडिएट डॉक्टर को कंसल्ट करें। या आपको फील हो रहा है कि निप्पल में से कुछ अनवांटेड डिस्चार्ज हो रहा है, तो उन चीजों को लाइटली ना लें। आप उसके लिए इमीडिएट डॉक्टर को विजिट करें। आप अपना स्क्रीनिंग कराएं, मैमोग्राफी वगैरह होती है ब्रेस्ट की, तो वो सारी चीजें कराएं। तो स्क्रीनिंग से आपको क्लियर हो जाएगा कि सिंपल इन्फेक्शन है या उसमें कुछ फर्दर प्रॉब्लम है। ऐसे ही इसी से रिलेटेड जैसे सर्वाइकल कैंसर है, सर्विक्स कैंसर जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए भी आप अपना जो है, अगर आपका लग रहा है कि एब्नॉर्मल विजाइनल ब्लीडिंग है, अदर देन पीरियड्स भी आपको ब्लीडिंग हो रहा है, तो आप उसको नजरअंदाज ना करें। उसके लिए भी आप डॉक्टर को विजिट करें। पैल्विक पेन आपको ज्यादा है, तो आप डॉक्टर को विजिट करें। या ड्यूरिंग इंटरकोर्स अगर आपको पेन हो रहा है, तो फिर आप डॉक्टर को विजिट करें। अनयूजुअल वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, किस कलर का डिस्चार्ज है आपको, फाउल स्मेल बहुत ज्यादा है, तो आप डॉक्टर को विजिट करें। ये सारे कुछ सिम्टम्स होते हैं। अगर हम ओवरियन कैंसर की बात करें, तो अगर पेट में जैसे कई बार हमें ब्लोटिंग हो जाती है, खाना खाने की इच्छा नहीं करती, या एब्डोमिनल स्वेलिंग हो रही है पेट में, तो भी हमें ब्लोटिंग होती है। एब्डोमिनल पेन है, कई बार हम समझ लेते हैं कि यार पेट में ऐसे ही दर्द हो रहा है, तो उसको भी लाइटली ना लें। एक बार कुछ नहीं चाहता, एक बार अगर आप डॉक्टर को विजिट कर लेंगे और डॉक्टर ओके कर देगा कि नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अपने आप को सेफ रख सकेंगे। ब्यूटीफुल। तो बहुत अच्छी तरह से आपने बताया कि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। चलिए यहाँ रुक के एक गाने के लिए रुक जाते हैं, फिर आपसे थोड़ी वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपका ये टॉपिक तो मुझे लगता है कि पूरा हमें 1-2 इंटरव्यू करने पड़ेंगे तब कवर होगा। काफी आपने इसमें गहन अध्ययन भी किया है और आप इससे दिल से जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल आपकी बातों से ऐसा लग रहा है। चलिए रुक जाते हैं एक गाने के लिए, फिर आगे चलें। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे,
के नीचे है ठंडी सी एक धरती, कहती है आजा दौड़ेंगे। यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है, कहती है सब पीछे छोड़ेंगे। उंगलियों से कल की रेत बहने दे आज और अभी में खुद को रहने दे। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। एक टुकड़ा हंसी चख ले, एक डाली जिंदगी रख ले। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। हिचकी रुक जाने दे, सिसकी थम जाने दे, इस पल की ये गुजारिश है। मरना क्यों, जी लेना बूंदों को, पी लेना तेरे ही सपनों की बारिश है। पानियों को रास्ते तू बनाने दे, रोशनी के पीछे खुद को जाने दे। बहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। अच्छा शिवांगी जी, आपने वीमेन एम्पावरमेंट में भी काफी काम किया है। हेल्थ के अलावा उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाने में आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही हैं, क्या कर रही हैं, कुछ इसके बारे में बताइए। जी, जब देखिए जो अदर देन हेल्थ अगर हम बात करें तो बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ में जब ड्यूरिंग सेशन जुड़ती हैं तो वो सब अलग अलग फील्ड से होती हैं या कुछ हाउसवाइफ्स ही होती हैं जिनका रुझान होता है स्टिचिंग में, ब्यूटिशियन में या कुछ ना कुछ ज्वेलरी मेकिंग का। बहुत सारी फीमेल्स है कुकिंग में इंटरेस्टेड होती हैं। तो हम लोग भी क्योंकि हमारे कॉन्टेक्ट्स होते हैं, हम लोग जैसे बुटीक्स वगैरह हैं या जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं स्टिचिंग वगैरह की जो ट्रेनिंग्स देते हैं उनसे हमारे कॉन्टेक्ट्स में होते हैं ऐसे लोग भी, तो उनको हम लोग इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि भाई अगर आप यदि जैसे कोई सपोज करिए कोई स्टिचिंग में बहुत अच्छा है और उसको फाइनेंशियल क्रंचेस भी हैं एंड शी वांटेड टू डू समथिंग पर उसको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो एक ब्रिज हम लोग क्रिएट करते हैं उन दोनों पार्टीज के बीच में कि जो करना चाह रही है फीमेल और ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस वो नहीं कर पा रही है और जिनका इंस्टीट्यूट है तो दोनों को कोलैबोरेट करा दिया और उनको डिस्काउंटेड प्राइस में या कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट भी कुछ फीमेल्स होती हैं जो हमारे साथ में इनिशिएट ले लेती हैं कि कोई बात नहीं फीस एडजस्ट कर लेंगे हम लोग या फ्री ऑफ कॉस्ट भी ट्रेनिंग दे देंगे। तो इस तरीके से ऐसे ही ब्यूटिशियंस भी हैं या हम लोग ब्यूटी कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स भी हमारे पास होते हैं। तो कुछ ब्यूटिशियंस हमारे साथ में ऐसे एसोसिएट कर जाती हैं तो उनका जो है थोड़ा सा बेटरमेंट हो जाता है, उनके पार्लर्स पे उनके सैलून्स पे जो है फुटफॉल बढ़ जाता है क्योंकि ब्यूटी ट्रीटमेंट तो आपको पता है फीमेल्स को चाहिए ही होता है। तो वो भी हमारा हम लोग रूट कॉज फाइंड आउट करके ही ब्यूटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो जो प्रॉब्लम बार बार जो उनको रूटीन में प्रॉब्लम आती है स्किन रिलेटेड वो भी उनकी क्योर हो जाती है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप ये बताइए कि कोई ऐसी कोई खास टचिंग स्टोरी, कोई आपकी सक्सेस स्टोरी हो
जो आपने किसी की हेल्प की है, ऐसी कोई इंस्पायरिंग स्टोरी आपके बहुत करीब हो तो उसके बारे में कुछ बताइए हमें। जी। ये आई थिंक 2022 की बात है। जी। मैं एक बार दिल्ली के लिए ट्रैवल कर रही थी एंड बस से मेरी ट्रैवलिंग हो रही थी, तो बस में जो मेरी को पैसेंजर थी, वो एक गाँव से थी ओके। और जयपुर डॉक्टर को विज़िट करके आ रही थी वो। अच्छा। तो हाँ, शी वाज़ हैविंग हर रिपोर्ट्स और उनके हस्बैंड भी थे साथ में। तो ऐसे ही जैसे आप बात कर रहे होते हैं, दिल्ली तक का सफ़र है, तो हम को पैसेंजर से बातचीत कर लेते हैं। जी, जी। तो मैंने उनसे बातचीत स्टार्ट करी, मैंने कहा रिपोर्ट्स आपकी, तो मैंने कहा देख सकती हूँ, बोले जी बिल्कुल देखिए। उनकी रिपोर्ट्स देखी तो उनके हस्बैंड ने बताया कि हर महीने लेके जाना पड़ता है और बोले 10-15 हज़ार का खर्चा हो जाता है, डॉक्टर कभी कुछ टेस्ट लिख देते हैं, कभी कुछ लिख देते हैं और इसका दर्द तो वैसा का वैसा ही बना हुआ है। अच्छा। तो मैंने कहा भई रिपोर्ट्स तो आपकी नॉर्मल है, रिपोर्ट्स में तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो? तो मैंने अपने बारे में बताया। तो बोली वो मतलब ये पाओटा के पास में दातिल गाँव है, 5-7 किलोमीटर अंदर पाओटा से अच्छा। इंटीरियर में, तो वहाँ की रहने वाली थी। तो बोली कि मैडम आपको अगर मैं बुलाऊँ अपने गाँव में तो आप आओगे? मैंने कहा बिल्कुल आऊँगी। तो बोले ठीक है। बोले थोड़े दिन बाद बोले अभी उनका फसल कटाई का टाइम चल रहा था, तो बोले ये खत्म हो जाए 10-12 दिन बाद फिर मैं आपको फ़ोन करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। 15 दिन बाद उनका कॉल आया कि मैं ऐसे-ऐसे बस में मिली थी और आपने मुझे ये बताया था, तो आप आएँगे क्या? तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपना शेड्यूल चेक कर लेती हूँ। तो फिर वहाँ मैंने विज़िट किया, तो शी गैदर्ड 50 टू 60 फीमेल्स। अरे वाह! और अच्छा। उसके बाद में हमने मतलब ज़्यादा उनको मेरे बारे में नहीं पता था, कुछ नहीं पता था, पर फिर भी उन्होंने 50-60 फीमेल्स को इकट्ठा किया, हमने अपना सेमिनार कंडक्ट किया ओह! और उसके बाद में उन्होंने सैनिटरी नैपकिन और पैंटी लाइनर्स हमारे ऑर्गेनिक आते हैं, वो उन्होंने यूज़ किए अच्छा। और फिर उनका मतलब आफ्टर अ मंथ मेरे पास फ़ोन आया कि मैम मेरे को तो दर्द ठीक हो गया। कोई अच्छा। दवाई मैंने नहीं ली, कुछ नहीं लिया, आप दोबारा आ सकते हो क्या? मैंने कहा ठीक है, मैं दोबारा आऊँगी। सेकंड टाइम जब मैं गई, तो उन्होंने अपने जो आस-पास के 3-4 गाँव थे, वहाँ से फीमेल्स को बुलाया हुआ था एंड आई वाज़ अच्छा। रियली सरप्राइज्ड कि दे डोंट हैव एनी मेडिकल फैसिलिटी देयर। अच्छा। मीन्स जो उनको व्हाइट वाटर डिस्चार्ज जिसको हम लुकोरिया बोलते हैं, छोटी-छोटी बच्चियों को इतनी परेशानी थी लुकोरिया की, उनको मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारी फीमेल्स को ये प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटी का इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया गया? ओके। उसके बाद में वो मेरे साथ एसोसिएट हुए एंड शी वाज़ अ आशा वर्कर। ओके। तो ओके। उन्होंने मेरे साथ में हाँ, वो एसोसिएट हुई और उन्होंने पूरा मतलब बोले मैम आप फ़िक्र मत करो, बोले मैं जितनी मतलब मेरे से हो सकेगा, जितने गाँव की फीमेल्स मैं आस-पास से इकट्ठा कर सकती हूँ, बोले मैं आपको हर महीने बुलाऊँगी, आप हर महीने आओ और इस चीज़ को इनको समझाओ। तो बहुत ही मतलब अच्छा लगा मुझे उन एक मतलब ट्रैवलिंग में आप किसी से मिलते हैं और आज मेरा पारिवारिक संबंध है उनके साथ में। बिल्कुल, बिल्कुल सही जब बात। भी मैं जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में ही गई हूँ। देखिए, बहुत सारे ऐसे पेन्स होते हैं जो अनएक्सप्लेन्ड होते हैं, जिनके बारे में कुछ पता नहीं हो और आपने आई मीन वी सैल्यूट यू। आप हमारे लिसनर्स को बहुत अच्छा लगेगा कि इस तरह की सक्सेस स्टोरी सुन के और आप जिस तरह से जुनून के साथ काम कर रही हैं इस मिशन पे और महिलाओं की जो समस्याएं हैं वो कई बार ओपन में डिस्कस नहीं होती हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप और अगर उसमें आप कुछ हेल्प कर पा रही हैं तो बहुत बहुत बड़ी बात है। तो अब शिवांगी जी मुझे बिल्कुल हम आखिरी पायदान पर आ गए हैं। अब थोड़ा-सा ये बताइए कि आप शिवांगी के रिलैक्स कैसे करती हैं? आपके शौक क्या हैं? आप क्या पसंद करती हैं? म्यूज़िक पसंद है, पढ़ना पसंद है, क्या आपके शौक हैं? मेरे को अगर मैं अपनी हॉबीज़ की बात करूँ तो मुझे ड्राइंग, पेंटिंग या आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क बहुत अच्छा लगता है। ओके, ओके, वेरी गुड। एक्सक्यूज़ मी और बाकी मैं गाने सुनना बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा, 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 स्पेशली अच्छा। ओल्ड सॉन्ग्स जो होते हैं या जो मतलब ऐसे तड़क-भड़क वाले गाने मुझे पसंद नहीं है। बहुत हुँ, माइल्ड से सॉफ्ट म्यूज़िक वाले सॉन्ग्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आई चलिए एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूज़िक। ओके। तो क्या आप गाती भी हैं? कुछ गाना गाती हैं?
कोई एक लाइन गुनगुना गाना सकती है हमारे लिए, अगर अगर मन हो तो, आपका कंफर्टेबल हो तो? जी थोड़ा सा, जी, अपन ने मैं बहुत हैवी बातें खुद कर के ली, लिए एक कभी कभार लाइन। गा लेती हूँ, खुद के लिए कभी अच्छा। गा लेती हूँ, ऐसे हाँ, पब्लिकली मैंने कभी परफॉर्म नहीं किया। गुनगुनाना चाहे तो एक लाइन गुनगुना जी लीजिए मेरा बात पे, जिससे आज हमने बहुत सीरियस बातें कर ली, तो हम सोच रहे हैं जी थोड़ा सा लाइट बातें कर लेते हैं। जी, बिल्कुल। मेरा एक फ़ेवरेट सॉन्ग है जो मतलब मैं अक्सर सुना करती हूँ, जी तो जी वो मैं थोड़ा-सा गुनगुनाऊँगी। जी। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। बहुत बहुत बढ़िया, मजा आ गया आपकी बातचीत सुन के, और खास तौर से अब बाद में आपने जो लाइंस गुनगुना दी, ये भी बहुत 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 बढ़िया गाना है, और बड़ा प्यारा गाना है हमारे हिंदी फिल्म संगीत का। तो जी, श्रोताओं, थैंक यू। ये थी हमारी आज की खास बातचीत शिवांगी सक्सेना के साथ। आज की इस चर्चा से हमें ये समझ में आया कि स्वास्थ्य कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थोड़ी जागरूकता हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। चाहे बात हो महिलाओं के स्वास्थ्य की, या फिर कैंसर अवेयरनेस की, या फिर रोजमर्रा के दर्द और तकलीफों से राहत पाने की, अगर सही समय पर सही कदम उठाया जाए तो हर समस्या का समाधान संभव है। हम शिवांगी जी को दिल से धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान को हमारे साथ इतनी सहजता के साथ साझा किया। थैंक यू सो मच। और आप सभी श्रोताओं से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अपनी सेहत को कभी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आप स्वस्थ हैं तभी सब कुछ संभव है। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार, आपसे विदा लेता हूं इस वादे के साथ, फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नई प्रेरणा और नई मुस्कान के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए रेडियो एसएन। नमस्कार। मगर अब जो आना तो धीरे से आना। और दोस्तों, इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातचीत और गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान, एक नई कहानी और नए गीतों के साथ, जिंदगी के रंग गीतों के संग के इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। तेरा रूप है ये तेरे आंगन में, तेरे दामन में, ओ तेरी आंखों पे, तेरी पलकों पे, तेरे कदमों में इसको बिठा के जीना है, जीना जीना जिंदगी, जिंदगी हो जिंदगी। मेरे घर आना आना जिंदगी, जिंदगी मेरे घर आना।